हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर 3 के बारे में। और चैप्टर 3 में अपने पढ़ रहे थे लास्ट टाइम परागण की क्रिया। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे अनिश्चितता या इनकॉम्पेटिबिलिटी किसे कहा जाता है उस बारे में। तो आप ध्यान देंगे, अनिश्चितता या इनकॉम्पेटिबिलिटी किसे कहा जाता है, किस प्रकार से ये उत्पन्न होती है, तो इस बारे में आप ध्यान दें। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें देखो, जब निश्चेषण किसे कहेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक नर युग्मक होगा और नर युग्मक के साथ में दूसरा आप ध्यान देंगे मादा युग्मक। ये दोनों युग्मक है। इन दोनों युग्मकों के निर्माण के बाद में ये दोनों युग्मक आपस में संलयन करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और आपस में जुड़ने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है निश्चेषण की क्रिया संपन्न होती है। यानी नर युग्मक है वो भी आप ध्यान देंगे तो कार्यसम है, एवं आपको ध्यान रखना है कि नर युग्म होगा तो वह कार्यसम है यानी फंक्शनल है, एवं आपको ध्यान रखना यानी फंक्शनल नर युग्मक भी है और मादा युग्मक भी है। साथ में नर युग्मक है ये भी आपको ध्यान रखना है कि जनन सम है यानी जनन करने में सक्षम है, जनन सम है, फर्टाइल है। यानी जनन समय किस प्रकार का है, फर्टाइल प्रकार का है। ये दोनों परिस्थितियां होने के बाद में भी यदि ये नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं वह आपस में निषेचन करने में असफल होते हैं, निषेचन करने में विफल होते हैं, उस विफलता को हम क्या कहते हैं, अनिश्चितता कहा जाता है, या जिसे हम क्या कहेंगे, इनकॉम्पेटिबिलिटी या असंगतता कहा जाता है। यानी आप ध्यान देंगे तो पूर्णतः कार्यसम एवं जननसम नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता को हम क्या कहते हैं, अनिश्चितता कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप परिभाषा ध्यान रख सकते हैं कि पूर्णतः कार्यसम एवं जननसम, कार्यसम एंड फंक्शनल एवं जननसम का मतलब क्या हुआ, फर्टाइल्स। पूर्णतः कार्यक्षम नर एवं मादा युग्मकों, नर एवं मादा युग्मकों के परस्पर निषेचन में विफलता को, परस्पर निषेचन में विफलता को, ये निषेचन करने में विफल होते हैं, आपस में निषेचन नहीं कर सकते हैं, परस्पर निषेचन की विफलता को हम क्या कहते हैं, तो आप क्या ध्यान देंगे, अनिश्चितता कहा जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे, इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है, या इसे असंगतता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे इनकॉम्पेटिबिलिटी किसे कहा जाता है, तो आप परिभाषा ध्यान देंगे, पूर्णतः कार्यसम एवं जननसम नर एवं मादा युग्मकों के परस्पर निषेचन में विफलता को, परस्पर संयोजित होने में विफलता को हम क्या कहते हैं, अनिश्चितता या असंगतता कहा जाता है। यह अनिश्चितता या असंगतता होती है, ये दो प्रकार की होती हैं। तो ये असंगतता होगी वो कितने प्रकार की होती हैं, तो आप ध्यान देंगे ये दो प्रकार की होती हैं। एक आप फर्स्ट ध्यान देंगे, वो ध्यान देंगे अंतराजातीय। तो इस प्रकार से एक फर्स्ट आपको कौन सी ध्यान रखनी है, अंतराजातीय, और दूसरी जैसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक। तो इस प्रकार से इंटर स्पेसिफिक या अंतराजातीय, और दूसरी होगी वह होगी आंतरजातीय, आंतरजातीय, या जिसे हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की होती है। एक आप ध्यान देंगे तो कौन सी होती है, अंतरजातीय, दूसरी कौन सी होती है, आंतरजातीय। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो अनिश्चितता या असंगतता होती है, दो प्रकार की होगी। पहले आप ध्यान दें अनिश्चितता जिसे हम अंतरजातीय, जब अनिश्चितता होती है वो एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के मध्य, भिन्न जातियों के मध्य होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है अंतरजातीय कहा जाता है। यानी जब अनिश्चितता एक ही वंश की, अनिश्चितता एक ही वंश की भिन्न जातियों के मध्य होती हैं, एक ही वंश की भिन्न जातियों के मध्य होती हैं, भिन्न जातियों के मध्य होती हैं, एक ही वंश की भिन्न जातियों के मध्य होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे,
अंतराजातीय इंटर स्पेसिफिक अनिश्चितता कहा जाता है। तो इस प्रकार की अनिश्चितता जब एक ही वंश की भिन्न जातियों के मध्य होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतराजातीय इंटर स्पेसिफिक कहा जाता है। जैसे कि कोई एक वंश है और इस वंश में आप ध्यान देंगे तो 4-5 जातियां हैं, ये वंश है और इस वंश के अंदर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी जातियां हैं। जैसे ये जाति हो गई S1, ये जाति हो गई स्पीसीज 2, स्पीसीज 3, स्पीसीज 4। इनके मध्य आपस में जैसे फर्टिलाइजेशन करने में असक्षम नहीं हो तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अंतराजातीय। यानी जब एक ही जाति के, एक ही वंश की दो अलग अलग जातियां हैं और उन जातियों के मध्य इस प्रकार की अनिश्चितता पाई जाएगी, उस अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं, अंतराजातीय इंटरस्पेसिफिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप ध्यान रख सकते हो जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस एवं ब्रेसिका रापा के मध्य इस प्रकार की अनिश्चितता, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और आप ध्यान देंगे तो ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस एवं ब्रेसिका रापा होते हैं, ये दोनों आपस में निषेचन करने में असफल होते हैं, फर्टिलाइजेशन में नहीं हो पाता है। इस प्रकार की परिस्थिति है, यह किसका उदाहरण है, तो आप ध्यान देंगे इंटर स्पेसिफिक या अंतराजातीय अनिश्चितता का उदाहरण है। दूसरा आप ध्यान देंगे अंतरजातीय, यानी एक ही जाति के भिन्न सदस्यों के मध्य, एक ही जाति के भिन्न सदस्यों के मध्य यानी सदस्य पादपों या सदस्यों के मध्य निषेचन में असफलता को, सदस्यों के मध्य निषेचन में असफलता को हम क्या कहते हैं, तो आप ध्यान देंगे अंतरजातीय अनिश्चितता, या इसे हम अंतरजातीय अनिश्चितता को ही हम सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या इसे हम स्व अनिश्चितता कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जब एक ही जाति के विभिन्न सदस्य है और उनमें आपस में निषेचन करने में असफलता होती है, विफलता होती है, तो उससे हम क्या कहेंगे, अंतरजातीय अनिश्चितता, या जिसे हम स्व अनिश्चितता या इसे सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है, सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंध्यता। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी किसे कहा जाता है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक ही जाति के दो अलग अलग सदस्य है। जैसे आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये एक स्पीसीज है और स्पीसीज के पादप है P1 प्लांट सेकेंड, ये पादप थर्ड, इन पादपों में आपस में निषेचन नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अंतरजातीय। एक ही जाति के सदस्य है परंतु इनके परागकण एवं आपको ध्यान रखना है जो वर्तिकाग्र होती हैं वे आपस में कॉम्पिटेबल नहीं होती हैं, यानी निषेचन करने योग्य नहीं होती हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अंतरजातीय या इंट्रा स्पेसिफिक प्रकार की अनिश्चितता कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो पादपों में जो अनिश्चितता वो दो प्रकार की, एक अंतरजातीय और दूसरी अंतरजातीय। यानी जब अनिश्चितता एक ही वंश की भिन्न जातियों के मध्य होती है तो उसे हम अंतरजातीय या इंटर स्पेसिफिक कहेंगे, और इंट्रा स्पेसिफिक किसे कहेंगे, तो जब एक ही जाति के भिन्न सदस्यों के मध्य होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको उसे हम कहते हैं अंतरजातीय या इंट्रा स्पेसिफिक प्रकार की अनिश्चितता कहा जाता है। अब उसके बाद में ध्यान दें कि ये अनिश्चितता होती है, इसमें जो अंतरजातीय अनिश्चितता होती है वह किस प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो अंतरजातीय अनिश्चितता होती है, यह अनिश्चितता अगेन दो प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। पहली आप ध्यान देंगे फर्स्ट टाइप की, जिसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोमॉर्फिक कहा जाता है, हेटेरोमॉर्फिक, या जिसे हम कहेंगे विषम रूपी, विषम आकृति क्या विषम रूपी होते हैं, विषम रूपी स्व अनिश्चितता। और दूसरी आप ध्यान देंगे तो स्व अनिश्चितता होती है जिसे हम क्या कहते हैं, समरूपी स्व अनिश्चितता कहा जाता है,
स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की होगी, एक तो आपको ध्यान रखना है हेट्रोमॉर्फिक और दूसरी आपको ध्यान रखना है होमोमॉर्फिक। तो इस प्रकार से होमोमॉर्फिक प्रकार की स्व अनिश्चितता और एक हेट्रोमॉर्फिक प्रकार की स्व अनिश्चितता। तो ये स्व अनिश्चितता कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होती है। अब आप ध्यान दें कि जब स्व अनिश्चितता होती है वह एक ही जाति के अलग अलग सदस्यों में आकृतिक भिन्नता के कारण, यानी पुष्प है उसकी आकृति होगी वो भिन्न होगी और आकृतिक भिन्नता के कारण से अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विषम रूपी या हेट्रोमॉर्फिक प्रकार की स्व अनिश्चितता कहा जाता है। यानी इस प्रकार की स्व अनिश्चितता होती है वह एक ही जाति के दो अलग अलग सदस्यों में आकार की भिन्नता के कारण से उत्पन्न होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? विषम रूपी अनिश्चितता कहा जाता है या हेट्रोमॉर्फिक अनिश्चितता कहा जाता है। और इस प्रकार का जो उदाहरण है वो हमें या ट्राइस्टाइलिक या डाइस्टाइलिक प्रकार के देखे जाते हैं और ये देखा जाता है वो आपको ध्यान रखना है प्रिमरोज के पादप में या प्रिमूला के पादप में इस प्रकार का देखा जाता है। तो प्रिमरोज के पादप में इस प्रकार का देखा जाएगा। उसके अंदर प्रिमरोज में आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो देखी जाती है। और प्रिमरोज के पादप में आप देखेंगे तो दो प्रकार के पुष्प होते हैं। उस पादप में आप ध्यान देंगे तो पुष्प में दो प्रकार के पुष्प होंगे, एक तो आपको ध्यान रखना है पिनाइड होते हैं और दूसरे होते हैं थर्माइड। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक पिनाइड और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है? थर्माइड प्रकार के। तो इस प्रकार से दो प्रकार के पुष्प होते हैं और उसमें आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट टाइप का पुष्प है वो कौन सा है? जैसे पिनाइड है तो पिनाइड के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें वर्तिका होती है, उस वर्तिका की लंबाई क्या होगी? तो आपको ध्यान रखना है पिनाइड के अंदर वर्तिका होती है उसकी लंबाई अधिक होगी और पुंकेसर होंगे वो छोटे होते हैं। तो पिनाइड के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्तिका होगी, ये इस प्रकार से वर्तिका है ये लंबाई में अधिक है, जबकि पुंकेसर होते हैं ये छोटे होते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिलती है, यानी इसके अंदर पुंकेसर होंगे वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और परागकण होंगे वह छोटे होते हैं। और इसमें आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिलती है। ये पुष्प है और इस पुष्प के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? वर्तिका की लंबाई क्या होगी? अधिक। वर्तिका होगी उसकी लंबाई क्या होगी? वर्तिका की लंबाई अधिक होगी। जबकि आप ध्यान देंगे तो पुंकेसर होंगे वो छोटे होंगे। पुंकेसर कैसे होंगे? छोटे होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? पेनाइड कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? पेनाइड। और दूसरा आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना थर्माइड। इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि वर्तिका होती है वो तो छोटी होती हैं। वर्तिका कैसी होगी? छोटी होती हैं। और जबकि आप ध्यान देंगे पुंकेसर होते हैं वो लंबे होते हैं और पुंकेसर किस प्रकार के होंगे? लंबे होते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति देखी जाती है जिसमें पुंकेसर कैसे होंगे? लंबे, परागकण होते हैं वो बड़े होते हैं और वर्तिका होती है वह छोटी होती है। और इस प्रकार की परिस्थिति होगी तो उसमें आप ध्यान देंगे तो ये इस प्रकार का पुष्प होगा जिसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ वर्तिका कैसी है? छोटी और पुंकेसर कैसे हैं? लंबे। तो इसे हम क्या कहते हैं? थर्माइड कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्माइड। तो इस प्रकार से दोनों परिस्थितियां हैं थर्माइड और पेनाइड। इसमें आप देखेंगे कि पेनाइड और पेनाइड के मध्य आपस में निषेचन नहीं हो पाता है, यानी पेनाइड और पेनाइड के मध्य आपस में निषेचन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से पेनाइड और पेनाइड के मध्य क्या पाई जाएगी? इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। इस प्रकार से इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से हम ध्यान देंगे तो इनके मध्य क्या पाई जाएगी? इनकॉम्प। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे थर्माइड और थर्माइड के मध्य भी ये निषेचन नहीं हो पाएगा, यानी थर्माइड के मध्य भी इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जबकि आप ध्यान दें एक पेनाइड और एक थर्माइड के मध्य निषेचन हो सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी उसे हम क्या कहेंगे? विषम रूपी प्रकार की कहा जाता है। और ये किसमें देखा जाता है? प्रिमरोज के पादप में इस प्रकार की परिस्थिति देखी जाती है। तो ये इस प्रकार से पहला प्रकार हो गया वह हेट्रोमॉर्फिक या विषम रूपी प्रकार की जो स्व अनिश्चितता होती है। तो स्व अनिश्चितता दो प्रकार की होगी, विषम रूपी यानी इस प्रकार की स्व अनिश्चितता जो एक ही जाति के दो अलग अलग सदस्यों के मध्य आकारी की भिन्नता के कारण से आकारी की जो भिन्नता होती है उसी कारण से उत्पन्न होती है, तो उसे हम विषम रूपी प्रकार की सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। और विषम रूपी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, इस सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी किसमें देखी जाती है? प्रिमरोज के पादप में, जिसमें आप ध्यान देंगे तो विषम वर्तिकात्व देखा जाता है।
विषम वर्तिकात्व देखा जाता है, अर्थात इसमें वर्तिका की जो लंबाई होती है वह भिन्न होती है। और पेनाइड के अंदर वर्तिका की लंबाई अधिक होगी, पुंकेसर होते हैं वो छोटे होते हैं। तो और जबकि थर्माइड के अंदर आप क्या ध्यान देंगे, तो आपको ध्यान वर्तिका छोटी एवं पुंकेसर लंबे एवं परागकण बड़े होते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति के कारण से पेनाइड आपस में निषेचन नहीं कर पाएंगे, इनकॉम्पेटिबिलिटी दर्शाएंगे। और थर्माइड भी आपस में निषेचन नहीं कर पाएंगे, इनकॉम्पेटिबिलिटी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार की इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, विषम रूपी प्रकार की इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। अब उसके बाद में हम सेकंड बात करेंगे, वो किसकी बात करनी, हमें समरूपी प्रकार की अनिश्चितता या होमोमॉर्फिक प्रकार की सवअनिश्चितता की बात करते हैं। तो सेकंड देखते हैं अपन कौन सी, होमोमॉर्फिक प्रकार की सवअनिश्चितता। होमोमॉर्फिक प्रकार की सब अनिश्चितता होती हैं, उसमें आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार के पुष्प होते हैं, वे पुष्प आकारिकी रूप से समान होते हैं। और आकारिकी रूप से समान होने के बाद भी इनमें निषेचन में विफलता होती है, निषेचन नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, समरूपी प्रकार की। तो सेकंड ध्यान दें, वो कौन सी है, समरूपी सब अनिश्चितता। तो इस प्रकार से समरूपी सब अनिश्चितता, या जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है होमोमॉर्फिक प्रकार की, यानी आकारिकी रूप से समान पादपों के मध्य, आकारिकी रूप से समान पुष्पों के मध्य, पुष्पों या पादपों के मध्य, आकारिक रूप से समान पुष्पों या पादपों के मध्य जो सब अनिश्चितता पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, समरूपी सब अनिश्चितता, होमोमॉर्फिक सब अनिश्चितता कहा जाता है। और इस प्रकार की सब अनिश्चितता होती है वह पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यानी इस प्रकार की सब अनिश्चितता पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप होती हैं, पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होनी है, पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, और जिसके कारण से ये आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से सब अनिश्चितता दर्शाएंगे, पराग स्त्री के साथ या पोलन पेस्टल इंटरेक्शंस के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इस प्रकार की जो सब अनिश्चितता उसके उत्तरदायी कारक होते हैं, वे उत्तरदायी कारक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यानी इसके लिए उत्तरदायी कारक होते हैं, वे विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक हो सकते हैं या जैव रासायनिक हो सकते हैं, या आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार के होते हैं वो जेनेटिक हो सकते हैं, आनुवांशिक हो सकते हैं, बायोकेमिकल्स हो सकते हैं, या कैसे हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के होते हैं वे जेनेटिक्स हो सकते हैं, यानी आनुवांशिकी हो सकते हैं। या आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार के कारक होते हैं वो आप ध्यान देंगे तो इसमें फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, कार्यकी कारक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्यकी कारक हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कारक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हम ध्यान देना है किसके बारे में, तो ये जो है वो समरूपी सब अनिश्चितता, यानी आकारिकी रूप से समान पुष्प या पादपों के मध्य इस प्रकार की सब अनिश्चितता पाई जाती है। और इस प्रकार की सब अनिश्चितता होती है वह पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके लिए उत्तरदायी कारक होते हैं वह जैव रासायनिक या जेनेटिक्स हो सकते हैं या कार्यकी हो सकते हैं। और यह जो जैव रासायनिक या कार्यकी रूप से होते हैं या आनुवंशिक रूप से होते हैं, इसमें एक जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और इस जीन को हम क्या कहते हैं, एस जीन कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह इनकॉम्पेटिबिलिटी या अनिश्चितता होती है, यह अनिश्चितता एक जीन के द्वारा नियंत्रित होती है, जीन के द्वारा नियंत्रित होती हैं, और जीन के द्वारा, और उस जीन को हम कहते हैं एस जीन, जीन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो यह अनिश्चितता एक जीन के द्वारा क्या होगी, नियंत्रित होगी। और यह जीन होता है, यह आप ध्यान देंगे जब परागकण का या वर्तिकाग्र का परिपक्वन होता है उसी समय निर्मित हो जाते हैं, उसी समय ये जीन निर्मित होते हैं, और उन्हीं जीनों के द्वारा यह अनिश्चितता नियंत्रित होती है। और ये एक बहु एलील जीन है, यानी मल्टीपल जीन है, बहु एलील प्रभावित जीन है,
बहु प्रभाविता का जीन है, ये हमें ध्यान रखना है। ये एक प्रकार का मल्टीपल एलील्स जीन है जिसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान एक ही जीन के बहुत सारे युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं, एलील्स उपस्थित होते हैं, तो इसे हम कहते हैं बहु एलील्स जीन। तो इस प्रकार से बहु एलील्स जीन है, यानी एस जीन है और एस जीन के बहुत सारे एलील्स S1, S2, S3, S4, इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो ये किस प्रकार का एक बहु एलील्स जीन है जिसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। और इन जीनों के नियंत्रण के आधार पर, यानी इन जो जैविक कारक है उन कारकों के आधार पर यह सब अनिश्चितता होती है वो दो प्रकार की होती हैं। यानी कितने प्रकार की होगी, तो आप क्या ध्यान देंगे, दो प्रकार की होती हैं। यानी आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना परागकणों की अनुरूपता निर्धारण करने के लिए इनके कारक होते हैं जो कि एलील्स के रूप में उपस्थित है। इन कारक या एलील्स होते हैं, इन एलील्सों की प्रकृति के आधार पर जो यह सब अनिश्चितता है समरूपी प्रकार की वह दो प्रकार की होती हैं। तो यह सब अनिश्चितता कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होती हैं। पहली आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना युग्मकोद्भिद सब अनिश्चितता। पहली कौन सी ध्यान रखनी है, युग्मकोद्भिद सब अनिश्चितता, या जिसे हम क्या कहेंगे गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इस प्रकार से जिसे हम कहेंगे गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। और दूसरी होती हैं वो आपको ध्यान रखना है बीजाणुद्भिद सब अनिश्चितता। बीजाणुद्भिदी सब अनिश्चितता। तो ये इस प्रकार से दो प्रकार की होगी, जिसे हम स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहेंगे। तो ये दो प्रकार की होती हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, एक युग्मकोद्भिद और दूसरी कौन सी ध्यान रखनी, बीजाणुद्भिद प्रकार की सब अनिश्चितता। पहली ध्यान दें युग्मकोद्भिद प्रकार की सब अनिश्चितता। इस प्रकार की सब अनिश्चितता का निर्धारण एवं नियंत्रण जो परागकण होते हैं उसके जीन प्रारूप द्वारा होता है, यानी नर युग्मकोद्भिद के जीन प्रारूप द्वारा होता है। तो आप ध्यान देंगे इसका निर्धारण एवं नियंत्रण, यानी इस प्रकार की सब अनिश्चितता होती है उसका निर्धारण एवं नियंत्रण होता है। वह नियंत्रण आप ध्यान देंगे तो किसके द्वारा, परागकण के जीन प्रारूप द्वारा, अर्थात नर युग्मकोद्भिद के जीन प्रारूप द्वारा होता है। परागकण के जीन प्रारूप द्वारा होता है, जीनोटाइप द्वारा होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो इस प्रकार की होगी उसे हम क्या कहेंगे युग्मकोद्भिद सब अनिश्चितता कहा जाता है। यानी इस प्रकार की सब अनिश्चितता जिसका निर्धारण एवं नियंत्रण होता है परागकण अर्थात नर युग्मकोद्भिद के जीन प्रारूप द्वारा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे युग्मकोद्भिद प्रकार की सब अनिश्चितता कहा जाता है। और सेकंड टाइप है वो कौन सा है, बीजाणुद्भिद सब अनिश्चितता। जब आप ध्यान देंगे इस प्रकार की सब अनिश्चितता का निर्धारण होता है, वो आप ध्यान देंगे इस प्रकार की सब अनिश्चितता का निर्धारण एवं नियंत्रण आप ध्यान देंगे तो परागकण को उत्पन्न करने वाले बीजाणुद्भिद उत्तक के द्वारा होता है। निर्धारण और नियंत्रण किसके द्वारा होगा, तो आप ध्यान देंगे परागकण को उत्पन्न करने वाले पौधे के जो बीजाणुद्भिद उत्तक होता है, पौधे के बीजाणुद्भिद उत्तक होता है उस बीजाणुद्भिद उत्तक के जीन प्रारूप द्वारा होता है। तो आप ध्यान देंगे इस प्रकार की जो आप ध्यान देंगे सब अनिश्चितता होती है, इस सब अनिश्चितता का निर्धारण और नियंत्रण होता है परागकण को उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं उस पौधे के बीजाणुद्भिद उत्तक होता है, उस उत्तक के जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रण होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे बीजाणुद्भिदी सब अनिश्चितता कहा जाता है, यानी इसे हम क्या कहेंगे बीजाणुद्भिदी सब अनिश्चितता कहा जाता है या स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की सब अनिश्चितता हो जाएगी, एक युग्मकोद्भिद प्रकार की और दूसरी कौन सी है बीजाणुद्भिद प्रकार की। यानी इस प्रकार की सब अनिश्चितता का निर्धारण एवं नियंत्रण परागकण के जीन प्रारूप द्वारा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे युग्मकोद्भिद सब अनिश्चितता गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। दूसरी है बीजाणुद्भिद सब अनिश्चितता, इस प्रकार की सब अनिश्चितता का निर्धारण एवं नियंत्रण होता है वो परागकण को उत्पन्न करने वाले उस पौधे के जीन प्रारूप द्वारा के बीजाणुद्भिद उत्तक के द्वारा होता है, तो इस प्रकार की होगी उसे हम क्या कहेंगे बीजाणुद्भिदी सब अनिश्चितता। यानी बीजाणुद्भिद उत्तक इसमें अनिश्चितता का निर्धारण करता है। फिर उसके बाद में इसके परिणाम क्या होते हैं उस बारे में बात करते हैं। तो सब अनिश्चितता के परिणाम क्या क्या हैं, सब अनिश्चितता के परिणाम या अनिश्चितता के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं।
अनिश्चितता के परिणाम, इसमें निम्न परिणाम हो सकते हैं। पहली आप ध्यान देंगे तो यहाँ तो आप ध्यान देंगे परागकण के अंकुरण का अभाव, परागकण के अंकुरण का अभाव होगा, यानी इसमें परागकण होगा वो अंकुरित ही नहीं हो पाएगा, परागकण के अंकुरण का अभाव होगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ दूसरा आप ध्यान देंगे पराग नलिका में वृद्धि न होना, पराग नलिका में वृद्धि नहीं होना या पराग नलिका की वृद्धि रुक जाना, पराग नलिका की वृद्धि रुक जाती हैं ये रुक जाना। तीसरी परिणाम परिस्थिति हो सकता है वो आपको जानना, पराग नलिका का वर्तिका में फट जाना, पराग नलिका का वर्तिका में फट जाना, पराग नलिका का वर्तिका में फट जाना भी ये परिस्थिति इसमें देखी जा सकती है। चौथा आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना इसमें पराग नलिका है उसकी दिशा सही होना, पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंचना, पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंचना। सही स्थान क्या है तो आप ध्यान देंगे तो सही स्थान है बीजांड, सही स्थान पर नहीं पहुंच पाना, सही स्थान पर नहीं पहुंच पाना, ये भी आप ध्यान देंगे जिसके कारण से ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। या इसके अतिरिक्त और ध्यान देंगे तो इस प्रकार का होगा, उसमें आप ध्यान देंगे केंद्रकों का संलयन न हो पाना, यानी केंद्रक होंगे उन केंद्रकों का संलयन न हो पाना, यह भी इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। तो ये आप ध्यान देंगे निम्न 5 प्रकार के परिणाम है वो आपको इनकॉम्पेटिबिलिटी के हमें देखने को मिलते हैं। या तो परागकण अंकुरित ही नहीं हो पाएगा, यदि परागकण अंकुरित हो जाता है तो पराग नलिका की वृद्धि होती है वो रुक जाती है, या फिर पराग नलिका की वृद्धि हो जाती है पर पराग नलिका वर्तिका के अंदर ही क्या हो जाती है, फट जाती हैं, या फिर आप ध्यान देंगे तो पराग नलिका सही स्थान पर नहीं पहुंच पाती है, बीजांड तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण से निषेचन नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान देंगे तो केंद्रकों का संलयन नहीं हो पाता है। तो ये इस प्रकार से हम ध्यान देंगे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के या इनकॉम्पेटिबिलिटी के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा इनकॉम्पेटिबिलिटी या अनिश्चितता या असंगतता किसे कहते हैं। एक बार वापस से देख लीजिए कि किसे कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान देंगे, पूर्णतः कार्यक्षम एवं जननक्षम नर एवं मादा युग्मकों के परस्पर निषेचन में विफलता को हम क्या कहते हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी या अनिश्चितता कहा जाता है। इनकॉम्पेटिबिलिटी या अनिश्चितता होती है 2 प्रकार की होती हैं। एक आप ध्यान देंगे तो अंतरजातीय और दूसरी आपको ध्यान रखना आंतरजातीय। यानी अंतरजातीय का मतलब इंटरस्पेसी का मतलब क्या है, जब अनिश्चितता होती है वह एक ही वंश की 2 भिन्न जातियों के मध्य होती है। जैसे हमने देखा था ब्रेसिका कम्पेस्टिस और ब्रेसिका रापा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतरजातीय इंटरस्पेसिफिक कहा जाता है। दूसरी आप ध्यान देंगे आंतरजातीय, इस प्रकार की अनिश्चितता जिसके अंदर आप ध्यान देंगे तो एक ही जाति के 2 भिन्न सदस्यों के मध्य होती हैं, यानी एक ही जाति के सदस्य है और उन सदस्य पात्रों के मध्य होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, आंतरजातीय कहेंगे या इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। यह आंतरजातीय या इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, यह अगेन 2 प्रकार की होती है। एक आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना विषम आकारी की, दूसरी आप ध्यान देंगे वो आप ध्यान रखना समरूपी, यानी विषम रूपी या हेटेरोमॉर्फिक प्रकार की जो इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है या सब अनिश्चितता होती है। इसके अंदर आप क्या ध्यान देंगे तो आकारिकी रूप से पुष्पों में भिन्नता पाई जाती है और 2 पादपों में या एक ही पादपों से 2 भिन्न पुष्प होते हैं, उन पुष्पों के मध्य आकारिकी रूप से भिन्नता होने के कारण से जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी उत्पन्न होगी, उस सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को हम क्या कहेंगे तो आपको ध्यान रखना है, उसे हम कहते हैं विषम रूपी या हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। और इसका उदाहरण हमने देखा था प्रिमरोज के पादप में। प्रिमरोज के पादप में डाइस्टाइलिक प्रकार की कंडीशंस होती हैं, अर्थात इसमें आप ध्यान देंगे तो एक ही जीन के 2 एलील्स होते हैं, जिनके कारण से 2 प्रकार के इसमें पुष्प उत्पन्न होते हैं। एक आप ध्यान देंगे पेनाइड और दूसरे होते हैं थर्माइड। पेनाइड के अंदर आपने क्या देखा था कि पेनाइड होते हैं उसके अंदर वर्तिका होती है, उसकी लंबाई अधिक, जबकि आप ध्यान देंगे पुंकेसर होते हैं उनकी लंबाई कम होती है, जिसके कारण से आपस में निषेचन नहीं कर पाते हैं, निषेचन में विफल होते हैं। दूसरा आपने देखा था कि थर्माइड के अंदर, और थर्माइड में हमें देखा था कि वर्तिका होती है, उस वर्तिका की लंबाई तो कम होगी, जबकि पुंकेसर होते हैं वो अधिक लंबे होंगे, परागकण होते हैं वो अधिक बड़े होते हैं, और इस प्रकार की परिस्थिति होने के कारण से ये आपस में स्वनिषेचन नहीं कर पाते हैं, यानी इनकॉम्पेटिबिलिटी दर्शाते हैं। और इस प्रकार की इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी वो प्रिमरोज में देखी जाती है।
समरूपी या होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। और इस प्रकार की सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है वह पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। और पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की भिन्नता के कारण से, और ये जो है इसके लिए उत्तरदायी कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बायोकेमिकल्स कारक हो सकते हैं या फिजियोलॉजिकल कारक हो सकते हैं या जेनेटिक्स कारक हो सकते हैं, आनुवंशिकी कारक हो सकते हैं। और इन उत्तरदायी कारकों की जो प्रकृति है उसमें आप ध्यान देंगे तो आप इसमें जो प्रक्रिया है वो एलिल्स के द्वारा नियंत्रित होती है, जीन के द्वारा नियंत्रित है, और उस जीन को हम क्या कहते हैं, एस जीन। और ये एस जीन है वो एक प्रकार का बहु एलिल्स जीन है और बहु एलिल्स प्रभाविता दर्शाता है। और इस प्रकार के बहु एलिल्स जीन के निर्धारण के आधार पर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जो समरूपी सवानिश्चितता होगी वो दो प्रकार की होती है। एक तो आपको युग्मकोद्भिद सवानिश्चितता और दूसरी आपको बीजाणुद्भिद सवानिश्चितता, यानी गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, और दूसरी आप बीजाणुद्भिद सवानिश्चितता स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। पहली आप ध्यान देंगे युग्मकोद्भिद सवानिश्चितता। इस प्रकार की सवानिश्चितता का निर्धारण एवं नियंत्रण होता है वह परागकण के जीन प्रारूप द्वारा होता है। इस प्रकार की सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का निर्धारण एवं नियंत्रण होता है वह परागकण अर्थात नर युग्मकोद्भिद के जीन प्रारूप द्वारा होता है। यहाँ से हम कहेंगे GSI गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहेंगे। जबकि आप ध्यान देंगे जब इनके निर्धारण एवं नियंत्रण का कार्य वह परागकण को उत्पन्न करने वाले उस पौधे के बीजाणुविद उत्तक के जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रण होता है और निर्धारण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बीजाणुविद सवानिश्चितता कहा जाता है। इस प्रकार की सवानिश्चितता निर्धारण एवं नियंत्रण परागकण को उत्पन्न करने वाले बीजाणुविद उस पौधे के बीजाणुविद उत्तक की जीन प्रारूप द्वारा होता है तो उसे हम बीजाणुविद सवानिश्चितता या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। अब इनकॉम्पेटिबिलिटी या अनिश्चितता के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला परिणाम यह हो सकता है परागकण के अंकुरण का अभाव हो सकता है, या पराग नलिका में वृद्धि होती है वो रुक जाती है, यहाँ आप ध्यान दें पराग नलिका वर्तिका में ही फट जाती है, यहाँ आप ध्यान पराग नलिका सही स्थान पर नहीं पहुंच पाती है, यहाँ केंद्रकों का संलयन नहीं हो पाता है, संलयन होने में अभाव होता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां होगी वो परिणाम किसमें देखे जाते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत देखे जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी।